नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ड्रीम 11 पर। हमारे पास लर्न ट्यूब इंडिया की एक खास रिपोर्ट है जिसका टाइटल है ड्रीम 11 सच, कानून और समाज पर असर। तो इसी के जरिए हम आज समझेंगे कि ये ड्रीम 11 आखिर है क्या, कानूनी है, नहीं है, और ये जो कहते हैं कि स्किल का खेल है, इसमें कितनी सच्चाई है और समाज पर इसका असर क्या पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई ये ड्रीम 11 है क्या चीज़, मतलब काम कैसे करता है ये? ये एक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। सही कहा मैंने? हाँ बिल्कुल। इसमें होता ये है कि लोग जो असली मैच होने वाले हैं उनमें खेलने वाले असली खिलाड़ियों को चुनकर अपनी एक टीम बनाते हैं, वर्चुअल टीम। फिर जब वो असली मैच होता है तो मैदान पर उन खिलाड़ियों का जैसा प्रदर्शन रहता है उसके आधार पर पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा। और जिसके पॉइंट ज्यादा वो जीत जाता है। हाँ, और इसमें पैसे जीतने का मौका भी रहता है और यहीं से सारी बहस शुरू होती है। हाँ, क्योंकि कंपनी तो यही कहती है कि ये किस्मत का खेल नहीं है, ये तो गेम ऑफ स्किल है, कौशल का खेल। बिल्कुल, और कानूनी तौर पर ये पेंच यहीं फंसता है। देखिए, भारत में जुआ गैर कानूनी है, लेकिन जो खेल कौशल पर आधारित हैं, मतलब गेम्स ऑफ स्किल, उनको कानूनी मान्यता मिली हुई है। और 30 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। हाँ, वो फैसला तो काफी चर्चा में रहा था। जी, कोर्ट ने माना कि फैंटेसी स्पोर्ट्स में किस्मत का रोल तो है, लेकिन स्किल यानी कौशल की भूमिका ज्यादा है। और इसी आधार पर ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स को भारत के ज्यादातर हिस्सों में वैध मान लिया गया। मतलब कानूनी तौर पर ये ठीक है। हाँ, कोर्ट ने इसे संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) के तहत एक तरह से व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी माना, एक वैध बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ राज्य इसे अभी भी ठीक नहीं मानते। आपने बिल्कुल सही सुना है। कुछ राज्य हैं जैसे तेलंगाना, असम, उड़ीसा, इन्होंने अपने यहाँ फैंटेसी स्पोर्ट्स पर रोक लगाई हुई है। वो क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया? देखिए, जुए और सट्टेबाजी पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास भी होता है। तो इन राज्यों का मानना है कि भले ही इसमें कुछ स्किल हो, लेकिन पैसा लगाए, हार जीत है, तो ये एक तरह से जुए के जैसा ही है और समाज पर इसका गलत असर पड़ सकता है। ये तो पेचीदा स्थिति है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ कुछ राज्य। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो स्किल की बात हो रही है बार बार, ये स्किल आता कहाँ से है इसमें? रिपोर्ट कुछ बताती है इस बारे में? हाँ, रिपोर्ट बताती है। देखिए, जीतने के लिए सिर्फ तुक्का नहीं चलता, आपको काफी कुछ सोचना पड़ता है। जैसे किस खिलाड़ी को चुने, उसकी अभी फॉर्म कैसी चल रही है, पिच कैसी है, मौसम कैसा रहेगा, पुराने मैच के आंकड़े क्या कहते हैं। अच्छा, मतलब काफी रिसर्च करनी पड़ती है। जी हाँ, और फिर सबसे जरूरी, कैप्टन और उपकप्तान किसे बनाना है, क्योंकि उनके पॉइंट्स डबल या 1.5 गुना हो जाते हैं। तो ये सब रणनीति और विश्लेषण का हिस्सा है। इसमें दिमाग लगता है, स्किल है। सुनने में तो वाकई ये काफी दिलचस्प लग रहा है, पर क्या सच में लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, मतलब लाखों करोड़ों? हाँ, कुछ लोग कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं, और कभी कभी तो बहुत बड़ी रकम भी। रिपोर्ट में एक उदाहरण भी है, शायद 2020 IPL का। गुजरात के किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए जीते थे। 1 करोड़? हाँ, ऐसी खबरें आती तो हैं। आती हैं, और यही खबरें प्रचारित भी की जाती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना बहुत जरूरी है, और वो पहलू ये है, और ये ड्रीम 11 ने खुद बताया है, उनके अपने आंकड़े हैं, कि जो लोग खेलते हैं उनमें से 95% से ज्यादा लोग या तो पैसे हारते हैं। क्या? 95%? हाँ, 95%। या तो हारते हैं या फिर उनकी कमाई लगभग शून्य होती है, ना के बराबर। असल में जो ज्यादातर इनाम की राशि है ना, वो टॉप के 1% खिलाड़ियों में ही बढ़ जाती है। 95% लोग हारते हैं। हाँ, ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भले ही इसे स्किल का खेल मान लिया गया हो, पर ज्यादातर लोगों के लिए ये पैसा बनाने का नहीं बल्कि गंवाने का जरिया बन रहा है। बिल्कुल सही। और यहीं से इसका जो सामाजिक असर है वो मुद्दा खड़ा होता है। सबसे बड़ा खतरा है इसकी लत लगने का, एडिक्शन का। लोग थोड़ा जीतते हैं तो और जीतने का लालच आता है, हारते हैं तो हारा हुआ पैसा वापस पाने की कोशिश में और खेलते हैं, और इस चक्कर में कई बार लोग कर्ज में डूब जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। बहुत गंभीर। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, परिवारों में झगड़े होते हैं, आर्थिक तंगी आती है, और ये समस्या युवाओं और मिडिल क्लास लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो क्या सरकार कुछ कर रही है इसे रोकने के लिए, या इन कंपनियों पर कोई लगाम लगाने के लिए कोई नियम वगैरह है? हाँ, सरकार की नजर तो है इस पर। जैसा हमने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे कानूनी माना है। इसके अलावा जो नीति आयोग है, सरकार का थिंक टैंक, और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय यानी मेटी, इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइंस। अच्छा, क्या है वो गाइडलाइंस?
उनमें एक ज़रूरी बात यह है कि कंपनियों को जिम्मेदार गेमिंग मतलब रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के तरीके अपनाने होंगे। ये अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे सिस्टम बनाएं जिससे खेलने वालों को लत लगने से बचाया जा सके या फिर बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान होने से रोका जा सके। जैसे खेलने की सीमा तय करना, लोगों को खतरों के बारे में बताना, इस तरह की चीज़ें। ये तो अच्छी पहल लगती है। तो इस पूरी बातचीत और रिपोर्ट से क्या समझ में आता है? मतलब निचोड़ क्या है? ड्रीम 11 और इस तरह के फैंटेसी स्पोर्ट्स कानूनी तौर पर तो ठीक है, स्किल का खेल माने गए हैं, लेकिन इसमें पैसा डूबने का और लत लगने का खतरा वो भी बहुत बड़ा है। मतलब ये कोई फटाफट अमीर बनने का तरीका तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। निष्कर्ष यही निकलता है कि इसे सीधे सीधे धोखा कहना शायद ठीक ना हो, क्योंकि स्किल तो लगता है, पर यह भी सच है कि भैया ज्यादातर लोग पैसे गंवा ही रहे हैं। ये शायद उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जिनको खेल की बहुत ही गहरी समझ है, बारीकियां पता है, जो एक सीमित बजट में सोच समझकर खेलते हैं और हार जीत को दिल पे नहीं लेते, भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। हाँ, पर ऐसे कितने लोग होंगे? बहुत कम। आम आदमी के लिए तो लालच और लत का फंदा इसे बहुत बहुत जोखिम भरा बना देता है। ये जो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के नियम हैं, ये एक अच्छी शुरुआत जरूर है, पर ये कितने कारगर होंगे जमीन पर, ये तो वक्त ही बताएगा। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जब कोई चीज कानूनी तौर पर स्किल पर आधारित मानी जाती है, पर उसमें खेलने वाले 95% से ज्यादा लोग पैसे हार रहे हैं और लत का खतरा इतना सामने है, तो भारत जैसे इतने बड़े और विविध बाजार में इन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और खेलने वालों दोनों के लिए जिम्मेदार गेमिंग का असली मतलब क्या होना चाहिए और इसकी हदें क्या हो, सोचने वाली बात है।